हेलो एवरीवन। तो अपन ने एम लक्ष्मीकांत के सेकंड पिलर के क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज करेंगे अपन उसका टेस्ट पेपर लगाएंगे जो एक मिनी टेस्ट है पिलर नंबर सेकंड का। तो इसमें लगभग 28 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा पता है इसमें क्या है, अभी करंट के क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड करे हैं सर ने काफ़ी अच्छे तरीके से, तो वो भी देखने को मिलेंगे अच्छे से। चलो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत के राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जाता है तो आरोप निम्नलिखित द्वारा लगाया जाएगा। लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा या संसद के कोई भी सदन द्वारा, या लोकसभा या उसके बाद राज्यसभा द्वारा। तो बताओ भाई, महाभियोग अगर लगाया जाएगा तो संसद का कौन सा सदन काम आएगा? भाई ये दोनों सदनों में से कोई भी सदन लगा सकता है। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर सही ही है। पढ़ते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान ने संविधान का उल्लंघन वाक्य को परिभाषित नहीं किया है। महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। इन आरोपों पर संसद के 1/4 सदस्यों जिन सदन में आरोप लगाए हैं के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात यह दूसरे सदन में भेजा जाता है, जिसे इन आरोपों की जांच करनी चाहिए। राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने तथा अपने प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है और महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करता है तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से उसके पद से हटाना होगा। इस प्रकार महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इस संदर्भ में 2 बातें ध्यान देने योग्य हैं। फर्स्ट है भाई, संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया, नामांकित सदस्य इस महाभियोग में भाग ले सकते हैं। सेकंड है भाई, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुदुचेरी केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के सदस्य इस महाभियोग प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकते हैं। जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था, जो निर्वाचित भी लिए थे, वो भी भाग नहीं ले सकते हैं, जो कि दिल्ली पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों या राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत के उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल होते हैं। केवल राज्यसभा सदन के दोनों, संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन और राज्य विधान मंडलों के उच्च सदन, या संसद के दोनों सदन और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के सदस्य। आई थिंक इसमें ये राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य इसमें नहीं आते, राज्यों के विधानमंडलों के भी नहीं आते। संसद के दोनों सदन होंगे इसके आंसर उपराष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए। आंसर सही है अपना। देखो भाई, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति को जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता, बल्कि परोक्ष विधि से चुना जाता है। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। अतः यह निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से 2 बातों में भिन्न है। इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में तो ये राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, बट उपराष्ट्रपति के चुनाव में नहीं। यानी उपराष्ट्रपति को चुनाव करने वाले चुनने वाले लोग वही होते हैं जो महाभियोग लगा सकते हैं ना, क्योंकि इसमें मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल 352 के अधीन राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल मूल अधिकार को प्रभावित करती है, यस। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को नहीं भाई, ओनली मूल अधिकार को प्रभावित करती है। आई थिंक फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। देखो, भारत के संविधान के आर्टिकल 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो यह मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावित नहीं करता।
मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है आर्टिकल 358 के तहत। इसके अलावा आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति आर्टिकल 359 के तहत निलंबित कर सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी ये केवल राज्य को नीति निर्माण के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं और कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं या आपातकाल के दौरान प्रभावित नहीं होते हैं, इसलिए केवल मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं और आंसर अपना फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोई केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर होना भी चाहे तो उसको पद से स्थापना मतलब वो देना पड़ेगा। अरे पद से क्या होता है वो, यार दिमाग में से एकदम चीज़ें ब्लैंक कैसे हो जाती हैं कई बार। पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, स्थापना याद आ रही क्या है यार। राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। ये बात भी सही है। निर्वाचक गण में विधायी परिषद के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है। एकल संक्रमण मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का पालन किया जाता है। वह स्टेटमेंट ये भी सही है। कहाँ स्वीकार्य है? कोई केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। भाई केंद्रीय मंत्री पात्र तो होगा, लेकिन उसको इस्तीफा देना पड़ेगा 6 महीने, मतलब जल्दी से जल्दी से होता है। तो ए स्टेटमेंट है। देखते हैं यार क्या, हाँ उसका ए सही है भाई, वही देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? न्यायालय संविधान और सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों का निर्वचन इंटरप्रेट कर सकते हैं। संघ सरकार और राज्य सरकारों के लिए राजस्व के स्रोत विनिर्दिष्ट किए गए हैं। संविधान में संघ और राज्यों की शक्तियों को विनिर्दिष्ट किया गया है और भारतीय संघवाद शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। भाई नो डाउट शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है, बट शक्तियों का पृथक्करण प्रॉपर वे में नहीं होता कार्यपालिका और विधायिका के बीच में। न्यायपालिका का तो अलग से हो जाता है। तो डी स्टेटमेंट जाएगा इसका। पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट, न्यायालय संविधान और सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों का निर्वचन यानी इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। भारतीय न्यायपालिका विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या कर सकते हैं और संघ राज्यों की शक्तियों से संबंधित विवादों का समाधान कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, संघ सरकार और राज्य सरकारों के लिए राजस्व के स्रोत विनिर्दिष्ट किए गए हैं। ये स्टेटमेंट सही है। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के तहत राजस्व के स्रोतों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। संविधान में संघ और राज्यों की शक्तियों को विनिर्दिष्ट किया गया है। ये स्टेटमेंट भी सही है। भारतीय संविधान में संघ राज्यों की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, जो संविधान के आर्टिकल 246 और संविधान 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। फोर्थ स्टेटमेंट, भारतीय संघवाद शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। ये स्टेटमेंट गलत है। भारत में शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स, पूर्ण रूप से लागू नहीं है। लागू है बट पूर्ण रूप से नहीं है। भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें कार्यपालिका विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, लेकिन कार्यपालिका और विधायिका में शक्तियों का मिश्रण देखा जाता है। निष्कर्ष क्या निकलेगा? चूंकि भारतीय संघवाद पूर्ण रूप से शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा अपना? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भाई एक तो ये ध्यान रखना, सही है सही नहीं है, ये पहले गोला कर लेना। मंत्रिपरिषद के किसी एक मंत्री के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। ये बात तो सही है। केवल प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ये स्टेटमेंट थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ये स्टेटमेंट तो सही है। मंत्रियों के समूह के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। मंत्रियों के समूह के विरुद्ध भी लाया जा सकता है। पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भी नहीं लाया जा सकता। ये बात भी सही है। केवल प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। हाँ भाई, पूरी मंत्रिमंडल के विरुद्ध आएगा ना? नहीं यार, सी आंसर है इसका। पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ये स्टेटमेंट गलत है।
पढ़ते हैं इसके बारे में। मंत्रिपरिषद के किसी एक मंत्री के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है, बात सही है। किसी विशिष्ट मंत्री की नीतियों या कार्यों के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। यह प्रस्ताव सरकार को नहीं गिराता, लेकिन संबंधित मंत्री की प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है। बी स्टेटमेंट है, केवल प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव, जिसे नो कॉन्फिडेंस मोशन कहा जाता है, संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है, किसी एक मंत्री या प्रधानमंत्री के विरुद्ध नहीं। यदि यह पारित हो जाता है तो संपूर्ण सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भी निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। हालांकि ये सरकार को गिराने का उपकरण नहीं है, बल्कि इसकी नीतियों का आलोचना का एक माध्यम है। फोर्थ स्टेटमेंट है कि मंत्रियों के समूह के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। स्टेटमेंट सही है। यदि किसी विशेष मंत्रालय या मंत्रियों के समूह की कार्यप्रणाली पर आपत्ति हो तो निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। निष्कर्ष क्या है? पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, या राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, या मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यही है भाई, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। पढ़ते हैं इसके बारे में। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में सरकारों की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। संसदीय व्यवस्था से तात्पर्य कार्यपालिका। मंत्रिपरिषद अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति भारतीय संदर्भ में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आर्टिकल 75 और 74। यूपीएससी अक्सर राजनीतिक विज्ञान की शब्दावली जैसे संवैधानिक सरकार 2 बार पूछा और संघीय सरकार, समानता, न्याय, स्वतंत्रता आदि के बारे में क्वेश्चन पूछती है, तो उनको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघराज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये बात तो सही है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, ये भी ठीक है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। यार सहमति यही है। देखो भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, वैसे फिर भी अपन गलत कर रहे हैं। देखो, भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं कौन कौन सी हैं? द्वैध राष्ट्रपति, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदस्यीय विधायिका, भारतीय संघ राज्यों के आपसी सम्मेलन और समझौते का परिणाम नहीं। आर्टिकल 1 में यह उल्लेखित है कि इंडिया, जो भारत है, राज्यों का एक यूनियन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संवैधानिक संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान का संशोधन करने की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में वर्णित है, बात सही है, ये अफ्रीका से लिए गए हैं। संविधान का संशोधन करने संबंधी विधेयक को संसद की किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है, ये बात भी सही है। आर्टिकल 368 की विशिष्ट प्रक्रिया सामान्य विधान में संविधायी शक्तियाँ निहित करती हैं। यार 1 व 2 थोड़ा सही लग रहा है, शायद 3rd गलत है। क्या है इसका आंसर? 1, 2, 3, यार सारे सही हैं। आर्टिकल 368 की विशिष्ट प्रक्रिया सामान्य विधान की संविधायी शक्तियाँ निहित हैं, ये ध्यान रखना। पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो भाई, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में दी गई है, ये कथन सही है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 368 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को रेखांकित करता है। यह उन विभिन्न तरीकों को निर्धारित करता है जिनसे संशोधन प्रभावित और अनुसमर्थित किए जा सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, संविधान में संशोधन करने के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ये कथन भी सही है। इस बात पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि संसद का कौन सा सदन संविधान में संशोधन करने के लिए विधेयक पेश कर सकता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास संविधान संशोधन शुरू करने का अधिकार है। थर्ड स्टेटमेंट है कि आर्टिकल 368 में वर्णित विशेष प्रक्रिया संविधान के अधिकार को साधारण कानून में निहित करती है, ये कथन सही है। आर्टिकल 368 में उल्लेखित विशेष प्रक्रिया संविधान में संशोधन की शक्ति विशेष रूप से संसद को देती है। यह साधारण कानून और संवैधानिक संशोधनों के बीच अंतर करता है तथा संविधान में परिवर्तन के लिए अधिकार संसद को देता है। ठीक है भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी प्रदान नहीं की गई है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ये तो है। संसद के किसी भी सदन की निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न पर अपने विवेक से निर्णय लेना, ये बात तो गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। किसी भी व्यक्ति को क्षमादान देना जिसे सेना न्यायालय द्वारा दंडित किया गया, ये बात पावर भी है। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाना, ये भी पावर है। तो इसमें आंसर जाएगा बी, वो सही है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति संविधान के आर्टिकल 356 के अधीन तथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी। उस राज्य में आर्टिकल 19 निलंबित हो जाता है। राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है। तो भाई उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी, ये स्टेटमेंट थोड़ा सही है। हाँ देखो भाई, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी। इस स्थिति में राज्य में कार्यपालिका बर्खास्त हो जाती है तथा राज्य विधायिका या तो निलंबित हो जाती है, विघटित हो जाती है। राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से राज्य का प्रशासन चलाता है तथा संसद राज्य के लिए कानून बनाती है। संक्षेप में राज्य की कार्यकारी एवं विधायी शक्तियां केंद्र को प्राप्त होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब एक मंत्रियों का संसद का विश्वास प्राप्त होता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। नहीं भाई, राज्य का अध्यक्ष तो वो गवर्नर होता है ना, ये मंत्रिमंडल का अध्यक्ष पीएम होता है, सॉरी सीएम होता है। देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है। संसदीय शासन व्यवस्था से तात्पर्य कार्यपालिका अपनी नीतियों या कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अन्य विशेषताएं इसमें नामित राष्ट्रपति तथा वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री होता है और बहुमत दल का शासन सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। राजनीतिक एकरूपता होती है, दोहरी सदस्यता होती है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन का विघटन, गोपनीयता। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त होता है वे अपने पद पर बने रहते हैं। अतः कथन 2 सही है। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्यों में से चुने जाते हैं। कथन फर्स्ट सही है। सदस्य न होने की दशा में 6 महीने के भीतर सदस्य बनना आवश्यक है। मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो राज्य के बारे में बता दिया यार मैंने। नेक्स्ट है भाई, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो ये दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। आई थिंक ये स्टेटमेंट है सही, क्योंकि यही हमेशा आता है, यूपीएससी में काफ़ी बार आ चुका। संघीय सरकार वह है जिसमें शक्तियां संविधान द्वारा केंद्र सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती है। दोनों अपने अधिकार क्षेत्रों का प्रयोग सफलतापूर्वक करते हैं। भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं: द्वैध राष्ट्रपति, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा की जाती है। संविधान संशोधन पे नहीं यार, जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकर है कि वे अपनी अनुमति दें। ये स्टेटमेंट तो सही है। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। तो 2 और 3 सही है भाई। विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। कथन फर्स्ट गलत है। विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है। यह बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत या मतदान द्वारा होना चाहिए। प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कराने का प्रावधान नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है। राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देंगे, वे न तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं, न ही संसद के दोनों पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक अधिनियम बन जाता है और संविधान में अधिनियम की तरह इसका समावेश कर लिया जाता है। 24वें संविधान संशोधन 1971 में
राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया है। अतः सेकंड स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की सिफारिश करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आयोग गठित किया गया है? तो भाई वर्मा आयोग, यूसी बनर्जी आयोग, कोठारी आयोग, सरकारी आयोग। भाई जितने PYQs हैं मोस्ट ऑफ सरकारी आयोग। तो भाई केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की सिफारिश के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, पढ़ते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। हिंदी में भी होगा? नहीं है भाई। The Sarkaria Commission was established 1983 by the Government of India to examine and review the working of the existing arrangements between the center and the states and recommend changes to improve center-state relation. The commission was chaired by Justice R.S. Sarkaria and submitted its report 1988, Suggestive Way to Strengthen Federalism in India. Other commission mentioned Verma Commission related to security and legal matters, UC Banerjee Commission investigated the Godara train burning case 2002, Kothari Commission related to education reform in India 1964 to 1966. तो भाई ये थोड़ा सा देख लेना। सरकारी जो कमीशन है 1983 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसी के थ्रू ही सेंटर और राज्य के विषयों पर बात करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को प्रस्तुत करते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। भाई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है तो ये कट गया, ये कट गया एंड लास्ट कट गया। आंसर आ गया 3 और 4 स्टेटमेंट। क्या मतलब सही नहीं है पूछ रहे हैं? तो फर्स्ट तो सही नहीं है भाई। सॉरी गलत कर दिया काम। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके पद से उसी तरीके से हटाया जा सकता है जिससे कि भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ये स्टेटमेंट सही है? नहीं यार, भारत के राष्ट्रपति के लिए तो महाभियोग लाया जाता है, पता नहीं। उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। तो भाई इसमें आंसर है 1, 3, 4। ये तीनों ही गलत हैं, ओनली सेकंड स्टेटमेंट सही है। पढ़ते हैं इसके बारे में, भाई ध्यान से पढ़ना रे। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को प्रस्तुत करते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। संविधान के आर्टिकल 66, 61 और 56 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं, न कि मुख्य न्यायाधीश को। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं, ये बात सही है। आर्टिकल 67 क्लोज ए के अनुसार उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG को उसके पद से उसी तरीके से हटाया जा सकता है जिससे भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ये स्टेटमेंट गलत है। CAG को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है, यानी महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा आर्टिकल 148 के अकॉर्डिंग, जबकि राष्ट्रपति को हटाने के लिए आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है जो अधिक जटिल है। उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है, ये स्टेटमेंट गलत है। आर्टिकल 124 क्लोज 2 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करता है, न कि मुख्य न्यायाधीश को। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान की आधारभूत संरचना में परिवर्तन करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह संसद की संशोधन करने की शक्ति के विस्तार से परे है। ये जनता के द्वारा संविधान सभा में प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रयोग किया जा सकता है। यह संसद की संविधानिक शक्तियों के अंतर्गत शामिल है। यार इनकी लैंग्वेज थोड़ी कम समझ आ रही है। क्या आंसर जाएगा इसमें? कौन सा सही है? तो भाई इसमें 1 और 2 सही है, थर्ड गलत है। पढ़ते हैं क्यों। यह संसद के संशोधन करने की शक्ति के विस्तार परिधि से परे, यह स्टेटमेंट सही है। आधारभूत संरचना सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन की स्थापना
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 वाद के ऐतिहासिक फैसले में हुई थी। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान में आधारभूत संरचना को बदलाव नहीं कर सकती। थर्ड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसलिए थर्ड स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है भाई, यह जनता के द्वारा संविधान में प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रयोग किया जा सकता है। यह स्टेटमेंट सही है, क्योंकि संविधान की मूल संरचना का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया जाता है, जो जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से गठित की गई है। यदि इस मूल संरचना में कोई बड़ा परिवर्तन करना है तो नई संविधान सभा बुलाने की जरूरत पड़ सकती है। थर्ड स्टेटमेंट दिया हुआ है कि भाई, ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही था। थर्ड स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि यह संसद की संवैधानिक शक्तियों के अंतर्गत शामिल है। ये स्टेटमेंट गलत है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार आर्टिकल 368 के तहत प्राप्त है, लेकिन वह संविधान के आधारभूत संरचना को नहीं बदल सकती, चूंकि ये संसद की संवैधानिक शक्तियों की सीमाओं से परे है। इसलिए ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है और 1, 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान के संविधान से भारत के संविधान में ली गई हैं? तो कानून का शासन लिया गया है भाई। विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये शायद कनाडा से ली गई है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यह यूएसए से ली गई है। संसदीय व्यवस्था, ये ली गई है ब्रिटेन से शायद। तो भाई 1 और 4 शायद, आई थिंक सी आंसर जाएगा इसका। ओ माय गॉड, 1, 2, 4। अच्छा, विधि निर्माण प्रक्रिया भाई कनाडा से नहीं, ये भी ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। 1, 2, 4 याद रखना अगली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उठे संदेहों और विवादों के मामले में जांच और निर्णय निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा किए जाते हैं? भारत का उच्चतम न्यायालय, भारत का निर्वाचन आयोग, संसदीय समिति या फिर दिल्ली उच्च न्यायालय? तो संसदीय समिति ही लेती है। भारत का उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट लेता है भाई, हाई कोर्ट। न्यायिक समीक्षक काम वही करता है। ओके 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 ओके, ध्यान रखना रे, बहुत क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आज तो, वापस पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पूर्व स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। केवल एक्सट्रीम है वैसे तो, ये तो स्टेटमेंट मुझे गलत लग रहा है। यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संविधान का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। तो इसमें से आई थिंक 2 सही है। नहीं भाई, ना तो फर्स्ट सही ना सेकंड सही। पढ़ते हैं इसके बारे में प्रॉपर वे में। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भारत के संविधान के भाग 20 आर्टिकल 368 में रखी गई है। इसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से उधार लिया गया था। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारत के संविधान में संशोधन विधेयक किसी भी सदन या लोकसभा राज्यसभा में लाया जा सकता है। विधेयक को मंत्री या निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। यह स्टेटमेंट 2021 के अनुसार। ध्यान रहे, राज्य विधानमंडलों को यह अधिकार नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि संघीय चरित्र में परिवर्तन संबंधी संविधान संशोधन विधेयक का अनुसमर्थन संसद के द्वारा विशेष बहुमत से पारित करने के पश्चात केवल आधे राज्यों की विधानमंडलों में साधारण बहुमत के माध्यम से पारित करने से ही संविधान संशोधन हो जाता है। ध्यान रहे, यहाँ कोई सीमा नहीं है कि जिसके भीतर राज्यों के बिल पर अपनी सहमति देनी चाहिए, जैसे कि जीएसटी। ध्यान रहे, संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में राज्यसभा तथा लोकसभा के मध्य असहमति होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देंगे, वे न तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं, नहीं संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक अधिनियम बन जाता है तथा संविधान में अधिनियम की तरह इसका समावेश कर लिया जाएगा। 24 संविधान संशोधन 1971 ने राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए कुछ भाई देख लो भाई, ये जलवायु सम्मेलन है और ये देश, ये करंट अफेयर्स के रिलेटेड आगे। तो COP19 ये तो पता ही है सबको। 29 COP29 ये कहाँ पर है भाई? अजरबैजान में। COP29 अजरबैजान में, बाकू अजरबैजान।
तो डी में अपना कौन सा गया भाई? 2। तो यानी ये 2 ऑप्शन तो खत्म। बाकी COP26 यूनाइटेड किंगडम में और COP28 मिस्र में, सॉरी COP27 यूएई में, 28 मिस्र में। देखते हैं यार। देखो भाई, लोकेशन बाकू अजरबैजान में COP29 हुई, दुबई यूनाइटेड अरब अमीराट्स में हुआ COP28, और शर्म एल शेख इजिप्ट में हुई COP27, और ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड इसमें हुई है भाई 26। तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। पिछली बार दुबई में हुई थी, उससे पहले इजिप्ट में, अब की बार बाकू अजरबैजान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की समुद्री पहल सागर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है। ये क्वाड के अधीन संयुक्त नौसेना अभ्यास संचालित करने के लिए एक मंच है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ समुद्री सहयोग को बढ़ावा है। तो भाई ये सागर वाली प्रोजेक्ट जो है ना, ये हिंद महासागर के क्षेत्रीय देशों के साथ समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। देखो, भारत की समुद्री पहल सागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र IOR में आर्थिक विकास, समुद्री सुरक्षा और सहयोग को बढ़ाना है। सागर के लक्ष्य क्या है? एक साझा मंच पर आर्थिक सहायता और समुद्री सुरक्षा चिंताओं का समर्थन करना, सुरक्षा चुनौतियों के विरुद्ध छोटे हिंद महासागरीय देशों को सशक्त बनाना, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों और मानदंडों का सम्मान करना, क्षेत्रीय समुद्री सहयोग संस्थाओं में सुधार करना, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए समन्वित वैश्विक कार्यवाही करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 की संरचना से संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो भाई ये जितने भी करंट अफेयर्स है ना, ये अभी रिसेंटली जितने एग्ज़ाम हुए हैं, जियो साइंटिस्ट का हो गया या अदर कोई एग्ज़ाम हुए हैं, उनसे रिलेटेड हैं, जिनको यूपीएससी कंडक्ट कराती है, तो उन्हीं में से आए हैं। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाना। G7 के सभी सदस्य G20 के सदस्य हैं, बात सही है। ब्रिक्स के सभी सदस्य G20 के हैं, एशियन के सभी सदस्य G20 के हैं, नहीं। सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य G20 के सदस्य हैं, तो 1 और 4 आंसर जाएगा भाई इसका। G20 के सदस्य हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ G20 के सदस्य हैं। G7 के सदस्य कौन कौन है भाई? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UN विमेन, UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार 2023 में प्रकाशित द पाथ टू इक्वल नामक रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट 2 नए सूचकांक पेश करती है, महिला सशक्तिकरण सूचकांक और वैश्विक जेंडर समानता सूचकांक। ये स्टेटमेंट तो थोड़ा सही लग रहा है भाई विमेन के बारे में। तो 1% भी कम महिलाएं लड़कियां ऐसे देश में रहती हैं जहां महिला सशक्तिकरण अधिक है, लिंग अंतर भी कम है। तो भाई दोनों में महिलाओं के बारे में बात करी गई है, तो दोनों ही सही हैं भाई। पढ़ते हैं। UN विमेन एंड UNDP द्वारा तैयार की गई यह रिपोर्ट महिलाओं के सामने आने वाली वैश्विक चुनौतियों पर प्रकाश डालती है, लक्षित हस्तक्षेपों और नीति सुधारों के लिए रोड मैप प्रदान करती है। रिपोर्ट में 2 नए सूचकांक पेश किए गए हैं। महिला सशक्तिकरण सूचकांक WEI महिलाओं की शक्ति और चुनाव करने की स्वतंत्रता को मापता है। वैश्विक लिंग समानता सूचकांक GGPI मानव विकास के प्रमुख आयामों में लिंग असमानताओं का आकलन करता है। संयुक्त रूप से ये सूचकांक लैंगिक समानता प्राप्त करने में देश की प्रगति का व्यापक मूल्यांकन प्रस्तुत करते हैं। आज महिलाओं का कम सशक्तिकरण और लिंग के आधार पर बड़ा अंतर आम बात है। 1% से भी कम महिलाएं लड़कियां ऐसे देश में रहती हैं जहां महिला सशक्तिकरण अधिक है और लिंग के आधार पर अंतर कम है। वैश्विक स्तर पर महिलाओं को औसतन अपनी पूरी क्षमता का केवल 60% ही हासिल करने का अधिकार है, जैसा कि WEI द्वारा मापा जाता है, और महिलाएं GGPI द्वारा मापे गए मान
प्रमुख मानव विकास आयामों में पुरुष की तुलना में औसतन 28% कम हासिल करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज ऑफ लिटरेचर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कोझिकोड भारत का पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर है। यूनेस्को ने 2004 में लॉन्च किया था। एडिनबर्ग पहला यूनेस्को सिटीज़ ऑफ लिटरेचर है। इस सूची में भारत के 4 शहर हैं, तो आई थिंक कोझिकोड से रिलेटेड नहीं यार, भारत के इसमें 4 शहर हैं, ये गलत बात है। पढ़ते हैं इसके बारे में भाई, इंग्लिश में ये रिसेंटली यूनेस्को रिकग्नाइज कोझिकोड एज द सिटी ऑफ लिटरेचर अंडर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN। वॉट इज यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क अबाउट, भाई देखो क्या है इसके बारे में। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN was created 2004. The network covers 7 creative fields named craft and folk art, design, film, gastronomy, literature, media, arts, music. The annual conference of mayors and other stakeholders of network cities offers a unique occasion to strengthen ties between creative cities from across the world. In 2024, the conference will be held July, Braga, Portugal. Other Indian cities in the UCCN: Jaipur Craft and Folk Art 2015, Varanasi Creative City of Music 2015 और चेन्नई क्रिएटिविटी सिटी ऑफ म्यूजिक 2017, मुंबई फिल्म सिटी 2019 में, हैदराबाद गेस्ट्रोनॉमी 2019 में, श्रीनगर क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के फॉर्म में 2021 में शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैली मानस ऐप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसे बालिकाओं की सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को पोषण संबंधी कमियों के बारे में सीधे ऐप के माध्यम से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत को रिपोर्ट कर सकते हैं। ये मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए एक मोबाइल ऐप है। तो ये मानस ऐप है, तो ये मोबाइल शायद मानसिक ऐप हुआ है ना। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टैली मानस रिवॉल्यूशनाइजिंग मेंटल हेल्थ केयर इन इंडिया भारत सरकार द्वारा 10 अक्टूबर 2022 को शुरू किया गया। राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम क्षेत्र की मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में महत्वपूर्ण योगदान के 2 साल पूर्ण होने का प्रतीक है। इस पहल के हिस्से के रूप में टेली मानस राज्यों में टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता और नेटवर्किंग को एक टोल फ्री हेल्पलाइन 14416 के रूप में पेश किया गया था, जो पूरे देश में उपलब्ध है, जो मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यक्ति दूरी या लागत की बाधाओं के बिना तत्काल देखभाल सहित टेलीफोन आधारित परामर्श, मनोचिकित्सा, मनोरोग परामर्श और रेफरल सेवाओं तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लर्ट FLIRT क्या है ये? नाभिकीय बैलिस्टिक पनडुब्बी है या फिर मैलिशियस सॉफ्टवेयर है या अंतर्जल अनुसंधान स्टेशन है या कोविड का नया उत्परिवर्तन है? तो भाई ये कोविड का नया उत्परिवर्तन है। पढ़ते हैं इसके बारे में। जीनोमिक सर्विलांस डेटा से पता चलता है कि KP.2 नामक नया कोरोना वेरिएंट, जिसे फ्लर्ट नाम दिया गया है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और दक्षिणी कोरिया में कोविड-19 के बढ़ते मामलों से जोड़ा गया है, नवंबर 2023 में भारत में प्रचलन में है। देश के जीनोम अनुक्रमण संघ INSACOG द्वारा अब तक लगभग 250 KP.2 अनुक्रमों की रिपोर्ट की गई है। कोविड-19 वायरस का KP.2 वेरिएंट क्या है? KP.2 वायरस के JN.1 वेरिएंट का वंशज है। यह नए उत्परिवर्तनों के साथ ओमिक्रॉन वंश का एक उप वेरिएंट है। KP.2 का उपनाम
फ्लर्ट दो प्रतिरक्षा के बचने वाले उत्परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करने वाले अक्षरों पर आधारित है जो वायरसों को एंटीबॉडी से बचाने की अनुमति देते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाओबाब क्या है भाई? ये एक पौधा है, मतलब पेड़ है, जो ऐसा लगता है जैसे कि जड़ें ऊपर जाके पूरा प्लांट जनरेट कर रही हूँ। तो एक पर्णपाती वृक्ष है भाई, अभी करंटली न्यूज़ में है बाओबाब, ऐसा है कुछ। देखो, हाल ही में एक नए अध्ययन से बाओबाब की उत्पत्ति का पता चला है, जो मेडागास्कर द्वीप पर पाए जाने वाले ऊंचे व अनोखे आकार के पर्णपाती पेड़ हैं। ये अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी है। बाओबाब अपनी महान ऊंचाइयों के लिए जाने जाते हैं, जो 50 मीटर तक पहुंचते हैं और असाधारण रूप से लंबे जीवन काल के लिए 2000 साल तक जीवित रहते हैं। भारत में कुछ बाओबाब पेड़ मौजूद हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा किले के पास एक पेड़ भी शामिल है, जिसे 400 साल से भी ज़्यादा पुराना माना जाता है। इसे उल्टा पेड़ या जंगल की माँ भी कहा जाता है। यह एडानसोनिया वंश से संबंधित है, जिसमें 8 विशिष्ट प्रजातियां शामिल हैं। महाद्वीपीय अफ्रीका में एडानसोनिया डिजिटाटा, उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एडानसोनिया ग्रेगोरी तथा मेडागास्कर में पाई जाने वाली 6 प्रजातियां। अध्ययन में इस बात का प्रकाश डाला गया है कि IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटर्ड स्पीसीज के अनुसार बाओबाब की 3 मेडागास्कर प्रजातियां विलुप्त होने की खतरे में हैं। शेष 3 को सबसे कम चिंता वाली श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है, जो दर्शाता है कि इन्हें कोई खतरा नहीं है। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका बाओबाब के बारे में अपने क्वेश्चन। तो आज के पेपर में, आज का पेपर जो मिनी टेस्ट था, सेकंड मिनी टेस्ट, ये सेकंड पिलर का टेस्ट था और ये जो है कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट पिलर पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट लगाएंगे। ऐसे ही टोटल कितने पिलर्स में अपन को कंप्लीट करनी है अपनी एम लक्ष्मीकांत? 6 पिलर में, 6 पिलर में करेंगे और 6 टेस्ट लगाएंगे। फिर उसके बाद 2 फुल टेस्ट लगाएंगे, फिर कंप्लीट।